के फजल से अमल की कोशिश ना करते हों। इंशाअल्लाह मैं इस लाइव कोचिंग सेमिनार में आपसे वही बातें अर्ज़ करूँगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल की कोशिश करता हूँ। मेरे जो सेमिनार्स हैं, उनका एक प्राइमरी गोल है कि हमारी एकेडेमिया में, इंडस्ट्री में और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके, मुस्कुराने का और हौसला अफ़ज़ाई करने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है।" एक गाँव में एक चौधरी साहब रहते थे और रोज़ाना शाम को महफ़िल होती थी, तो उसमें शिकार के किस्से सुनाते थे और लंबी-लंबी छोड़ते थे। तो एक दिन उनके मुलाज़िम ने कहा, "चौधरी साहब, लोग आपके डर से आपके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में हँसते हैं कि चौधरी साहब बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी छोड़ते हैं।" चौधरी साहब कहने लगे, "मेरी ये आदत अब पक्की हो चुकी है, तो इसका कोई हल बताओ।" तो मुलाज़िम ने कहा, "इसका हल ये है कि जब आप ज़्यादा लंबी छोड़ेंगे, तो मैं ऐसे खाँस दूँगा। आप समझ जाइएगा कि ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको मुख्तसर कर दें।" चौधरी साहब को ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन शाम को महफ़िल में वो अपने शिकार के किस्से सुना रहे थे। तो चौधरी साहब कहने लगे, "मैं अफ्रीका के जंगलों में जा रहा था, तो दूर से देखा 1500 हिरन।" अब 1500 हिरन तो नहीं होते, तो मुलाज़िम ने कहा चौधरी साहब कहने लगे, "जब मैं ज़रा करीब हुआ तो देखा 1000 थे।" तो मुलाज़िम ने फिर कहा चौधरी साहब कहने लगे, "जब मैं ज़रा और करीब हुआ तो देखा 500 थे।" तो मुलाज़िम ने फिर कहा चौधरी साहब कहने लगे, "जब मैं ज़रा और करीब हुआ तो देखा 250 थे।" तो मुलाज़िम ने फिर कहा चौधरी साहब कहने लगे, "जितने मर्ज़ी ऊँ कर लो, मैंने 250 से कम नहीं करने।" तो हम अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखने की प्रैक्टिस करें, कोई भी सिचुएशन हो, और दूसरा हौसला अफ़ज़ाई करें। हाँ, एक लतीफ़ा मेरा बड़ा फ़ेवरेट है इसमें, इससे मैंने बहुत सीखा। एक ख़ातून बहुत अच्छा खाना पकाती थी और उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, तो शौहर ने कभी तारीफ़ नहीं की। तो ईद आ गई, ईद की नमाज़ पढ़ने गए, तो इमाम साहब ने खुतबे में कहा कि भई बीवी के खाने की तारीफ़ किया करें, इससे बीवी का दिल खुश होता है और अल्लाह खुश होता है। उन्होंने सोचा कि मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, 10 साल हो गए कभी तारीफ़ नहीं की, आज करूँगा। तो वो घर गए और उनकी बीवी ने उनके सामने कोरमा रखा। अब वो खा रहे हैं और हर लुक़मे पे कह रहे हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो उनकी अहलिया बेलना ले आईं और 3-4 बेलने रसीद किए और कहने लगी, "मैं 10 साल से खाना पका रही हूँ, आपने कभी तारीफ़ नहीं की और आज पड़ोसन ने कौरमा भेजा है, तो हर लक़्मे में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हो रही।" तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेमिनार में अपने चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखें। इस सेमिनार में सबसे पहले मैं ये प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी करंट अप्रोच है पैरेंटिंग में, वो क्या है। तो आपसे मेरा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, लाइफ़ इज़ इक्वल टू टेक्निकल स्किल्स प्लस ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो काइंडली आप में से कोई बताएगा कि कितने परसेंट टेक्निकल स्किल्स हैं और कितने परसेंट ह्यूमन इंजीनियरिंग है? जी, प्लीज़। जी, काइंडली कोई गेस है? कोई गेस नहीं है, चलें। ह्यूमन जी, जी, प्लीज़। जी डॉक्टर ह्यूमन साहब इंजीनियरिंग 80 ऑलमोस्ट 80%, पार्डन? ऑलमोस्ट जी, डॉक्टर 80%। साहब 80 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग और 15% टेक्निकल स्किल्स। जी, ये बिल्कुल सही आंसर है कि रिसर्च ये कहती है कि लाइफ इज़ इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। ये रिसर्च ये कहती है कि जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है, उसमें जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जो आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सीखा है, उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ 15% है। लेकिन अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग को सीख लें, तो आपकी इनकम 700% तक इंक्रीज़ हो सकती है। और ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है? आपकी एबिलिटी कि आप लोगों को लीड कर सकें, उनके लिए पाथ क्रिएट कर सकें, जिसको वो फ़ॉलो करें और अपने आप को इम्प्रूव कर लें। आपकी एबिलिटी कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें और वो काम करें जो शायद उन्होंने इससे पहले नहीं किए। और आपकी एबिलिटी कि आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस हो और लोग आपके लिए वो काम करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, लेकिन वो काम करवाने के लिए आपको उन्हें कहना ना पड़े। एज़ अ पेरेंट, अगर हम अपना फ़ोकस दोनों पे रखें, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बच्चे होंगे, दे विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड दे विल बी मोर प्रोग्रेसिव एंड दे विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। जो मेरा अगला सवाल है वो लर्निंग से रिलेटेड है कि हाउ डू चिल्ड्रंस लर्न? आप बच्चे कैसे लर्न करते हैं? काइंडली कोई बताएगा जी? They learn from सर environment. जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्च, चिल्ड्रंस डू नॉट लर्न बाय व्हाट दे आर टॉट एंड चिल्ड्रंस डू नॉट लर्न बाय व्हाट दे आर टोल्ड। जो आप उनको कहते हैं या पढ़ाते हैं, बच्चे उससे नहीं सीखते। चिल्ड्रंस लर्न बाय ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट दे आर इन। बच्चा जिस माहौल में है, उस माहौल को ऑब्जर्व करता है और उससे सीखता है।
अगर आप बच्चे को बता कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो बच्चा वो सीखेगा जो आप कर रहे हैं। इसलिए माहौल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर अच्छा माहौल होगा तो बच्चा अच्छी बातें, अच्छी आदतें सीखेगा, और अगर बुरा माहौल होगा तो बुरी बातें, बुरी आदतें सीखेगा। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि आप सच बोलें, लेकिन आप खुद झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा कभी भी सच बोलना नहीं सीखेगा। सो दिस इज़ द फाउंडेशन। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं अच्छा, तो सबसे पहले आपको खुद उस पे अमल करना चाहिए। अब मुझे इस पे लतीफ़े याद आते हैं, लतीफ़े को लतीफ़ा ही लीजिएगा, एन्जॉय कीजिएगा। एक खातून ने अपने बच्चों से कहा, जो मेरा कहना मानेगा मैं उसको कैंडीज़ दूँगी। तो बच्चों ने कहा, फिर सारी कैंडीज़ तो बाबा ले जाएँगे। इसी तरह एक खातून ने एक बच्चे से पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो बच्चे ने कहा, अब्बू। तो चिल्ड्रन्स लर्न फ्रॉम व्हाट दे ऑब्जर्व। जो अगला मेरा सवाल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी करंट पेरेंटिंग अप्रोच है और जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसका मेनली फोकस किस चीज़ पर है? काइंडली आप इसे एक वर्ड में समराइज़ कर सकते हैं, इन अ सिंगल वर्ड? जी। प्लीज़ कोई बताएगा? To earn money. अर्न मनी। ये 3 वर्ड्स हो गए। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, या नियरली देयर, वो है नंबर्स। जब बच्चा एक स्कूल जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि आपने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएँगे, इससे अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, फिर अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में। हम बच्चे को 22 साल तक नंबर्स के ही फोकस करवाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ पे उसका जान-माल वक़्त लगता है, जिसके लिए वो कुर्बानियाँ देता है, उसकी अहमियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मसलन, अगर अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसियों का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। हालाँकि दोनों ही बच्चे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती हैं। मास्टर्स करते हुए तकरीबन बच्चे की उम्र 22 साल हो चुकी होती है, और वो इस 22 साल में नंबर्स के ऊपर ही फ़ोकस किए होता है कि किसी तरह से भी ये मेरे जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ये बढ़ जाए। हालाँकि नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ़, दे आर नॉट होल ऑफ लाइफ़। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नंबर्स ही को अहमियत देता है, और बहुत सारे मौकों पे वो अनफ़ेयर मीन्स भी इख्तियार करता है वो नंबर्स लेने पे। हम इसको रीइन्फोर्स करते हैं, अगर बच्चा अच्छे नंबर लाता है तो इनाम देते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, और अगर नंबर्स किसी वजह से अच्छे नहीं आते तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। जब वो 22 साल का हो जाता है, मार्केट में आता है, तो मार्केट इन नंबर्स को परसेंटेज ऑफ मार्क्स से चेंज करके पैसे में ले आती है। बच्चे को बताया जाता है कि फलाँ का बेटा या बेटी इतने पैसे कमा रहा है, तुम इतने थोड़े क्यों कमा रहे हो? तो किसी तरह भी हो सके इस नंबर को इंक्रीज़ करें। और जब ये बड़ा होके 30 से 35 साल का हो जाता है, तो मोस्टली वालिदैन बूढ़े हो चुके होते हैं, और उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। अब वो बच्चे से कहते हैं कि आप जो है वो हमारा ख़्याल रखो, हमारे लिए सैक्रिफ़ाइसेज़ दो। लेकिन बच्चा ये सोचता है कि नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी नंबर्स के गिर्द ही फ़ोकस रखा है। और पेरेंट्स पे पैसा खर्च करना, उनका ख़्याल रखना, उससे नंबर कम तो होंगे, नंबर बढ़ने के कोई चांसेस नहीं हैं। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि वो बच्चे जिन्होंने अपना फ़ोकस नंबर गेम के ऊपर रखा, तो इस सारे का आउटकम क्या आया सोसाइटी के पास? काइंडली कोई बताएगा जी? Just robots. जस्ट रोबोट्स। जी। अनबैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप देखें कि जो पैसा है, जो नंबर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी ही अहमियत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल। लेकिन गाड़ी का पर्पस ये है कि आप उस पे आउटिंग करने जाएँ, सैर करने जाएँ, कोई बीमार है उसे हॉस्पिटल ले जाएँ, एंड यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स विद द कार। लेकिन अगर आपने गाड़ी का, कार का पर्पस सिर्फ़ पेट्रोल इकट्ठा करना बना लिया है, पैसे इकट्ठा करना, नंबर गेम बना लिया है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, 1 कैन पेट्रोल का भरा वापस लेकर आ गए, और अब डिग्गी में भी पेट्रोल आ गया, छत पे भी पेट्रोल, हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल सीटम, और एक तीली आएगी और सब उड़ जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो आप देखें कि हमें हर जगह पे बैलेंस एटीट्यूड्स नहीं मिल रहे। लोगों के पास पैसा है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। आपको खालिस Sir, दूध नहीं मिल रहा। आपको अच्छे इलेक्ट्रीशियन, अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। सोसाइटी हैज़ लॉस्ट। एक लतीफ़ा है जिससे मैंने सीखा कि जब नंबर्स पे फ़ोकस हो तो क्या होता है आउटकम में। एक मैथ के टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे से पूछा, मैं तुम्हारे फादर बिज़नेसमैन हैं, मैंने उनके साथ बिज़नेस किया, 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया, 5 लाख मैंने, 70-30 की रेशियो थी प्रॉफ़िट की। 1 महीने बाद 2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे?
तो बच्चे ने कहा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो उस्ताद ने एक थप्पड़ लगाया, उन्होंने कहा तुम मैथ नहीं जानते? कहता सर मैं तो मैथ जानता हूँ, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। उन्होंने जिससे पैसे लिए कभी वापस नहीं किए। तो अगर मैं करंट पेरेंटिंग अप्रोच को समराइज करूं, तो इट मेनली फोकस्ड ऑन नंबर्स एंड द आउटकम ऑफ द नंबर गेम इज अनबैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, और वो हम सोसाइटी में उसकी रिफ्लेक्शन देख सकता है। सर कुछ हमारी एक्सटर्नल मैम सोसाइटी आई जो है वो पैसे के ऊपर इतनी हो गई है कि पैसा तो है लोगों के पास बट इमोशंस नहीं है। जी आई एग्री। तो दूसरी जो चीज है वो चैलेंजेस हैं। मैंने जो पहला पार्ट है उसमें करंट पेरेंटिंग अप्रोच को समराइज किया, द आउटकम इज अनबैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग। लेकिन करंट एरा में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं जो शायद आज से 20, 25, 30 साल पहले पेरेंटिंग में नहीं थे। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम एज वेल। यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई बच्चा लर्न करना चाहता है, तो आजकल के दौर में उसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? काइंडली से एक वर्ड में बताइएगा जी प्लीज। सर एजुकेशन सिस्टम हमारा। एजुकेशन सिस्टम। इस वक्त का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रैक्शंस है। मेरे हजरत फरमाते हैं कि सूरज है और इसमें बहुत आग है, लेकिन सूरज से कभी आग नहीं लगी क्योंकि सूरज की रेस स्कैटर्ड है। लेकिन अगर आप मिरर लें जो रेस को फोकस करता है और नीचे एक कागज रखें और एक सर्टेन टाइम तक उस मिरर को होल्ड करके रखें, उसे हिलने ना दें, फोकस को खराब ना होने दें, तो वो जो रेस फोकस हुई हैं वो कुछ देर में कागज में आग लगा देंगे। फरमाया कि हर इंसान सूरज है लेकिन आग नहीं लग रही क्योंकि वो फोकस नहीं है। इस वक्त जो वर्किंग प्लेस और हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो फ्रेगमेंटेड कंसंट्रेशन है। रिसर्च के मुताबिक हम तकरीबन हर 4 मिनट के बाद अपना मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, और आप किसी गैदरिंग में देख लें कि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई अपना मोबाइल फोन या डिवाइसेस को चेक कर रहा है और हम लॉन्ग स्पैन में फोकस नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिरर को 10 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखना है ताकि रेस फोकस हो जाए और कागज में आग लग जाए, लेकिन आप हर 9 मिनट्स के बाद उस मिरर को हटा देते हैं या हिला देते हैं, तो आपका जो टारगेट गोल है कि कागज में आग लग जाए वो कभी भी अचीव नहीं होगा। इस वक्त का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक चाय वाले के पास भी चले जाएं तो आपको बताएगा कि वजीर आजम को मुल्क कैसे चलाना चाहिए, आर्मी चीफ को आर्मी कैसे चलानी चाहिए, और क्रिकेटर्स को क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसे अच्छी चाय बनानी नहीं आती। तो हम अपने काम में फोकस ना होने की वजह से एक्सीलेंस नहीं हासिल कर पा रहे। मैंने एक लतीफे से ये सीखा था। एक बच्चा एक बेंच पे बैठा, उसके हाथ में एक शॉपर था टॉफियों का और टॉफी पे टॉफी खा रहा था। उस बेंच के किनारे पे खातून बैठी थी। उन्होंने उस बच्चे को टॉफियां खाते देखा तो थोड़ी देर बाद कहती हैं, तुम्हें पता है जो ज्यादा टॉफियां खाते हैं उनकी उम्र कम होती है। बच्चे ने कहा, आंटी आपको पता है मेरी नानू की उम्र 105 साल थी। तो उस खातून ने कहा वो टॉफियां कम खाती होंगी। बच्चे ने कहा नहीं आंटी, वो अपने काम से काम रखती थी। तो जो अगला सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि व्हाट इज द बिगेस्ट एडिक्शन आफ्टर ड्रग्स? जी कोई बताएगा? Smoking. सर इंटरनेट। एक वर्ड में। इंटरनेट। वेल डन। Smoking. स्मोकिंग सही। टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एडिक्शन आफ्टर ड्रग्स। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको डोपामिन कहते हैं। डोपामिन को फील गुड केमिकल कहा जाता है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड प्लेजर। जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसको आप इंजॉय करते हैं, या आपको रिवॉर्ड मिलता है या आपको मोटिवेशन मिलती है, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और आप प्लेजर और हैप्पी फील करते हैं, और उस एक्टिविटी को आप बार बार करना चाहते हैं। जो सोशल मीडिया एप्स हैं या दूसरी वेब एप्स हैं, उन्होंने इस फिनोमेने को कैच किया और उन्होंने ऐसी एप्स बनाई हैं विच आर एडिक्टिव इन नेचर। आप देखें कि आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करें तो आपके अंदर ये एक्साइटमेंट आती है कि लोग मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, उसे कितने लोगों ने लाइक किया, और उससे डोपामिन रिलीज होता है। ऐसी वीडियोस जो आपको पसंद हैं, एक अरबी में कहावत है कुल्लू जदीदुन लजीजुन, हर नई चीज मजेदार होती है, नया फ्रेश कंटेंट लाया जाता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जब डोपामिन एक्सेसिव रिलीज होता है तो इट कॉजेज एडिक्शन। और यही हो रहा है कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ये लाइक्स हैं और ये वेरिएबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड है, ये हमारे अंदर एडिक्शन पैदा कर रहा है और हमें अपनी डिवाइसेस से दूर रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। जो दूसरा बड़ा मेजर नुकसान है इससे वो ये है कि हम एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के आदी होते चले जा रहे हैं और अनकॉन्शियसली हम चीजों को उसी एंगल से देख रहे हैं। हम ये फर्क नहीं कर पा रहे कि कनेक्शन और रिलेशनशिप में क्या फर्क है। कनेक्शन के लिए सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन है, जबकि रिलेशनशिप्स के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, टाइम और एफर्ट लगानी पड़ती है।
इसी तरह से आसानी में और सुख में क्या फ़र्क है और तकलीफ और दुःख में क्या फ़र्क है, हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है एक आदमी आसानी में हो लेकिन सुखी ना हो सकता है एक आदमी तकलीफ में हो लेकिन वो सुखी हो। ये इसका नतीजा है। मैं पढ़ रहा था अभी, मैंने लतीफ़ों से बहुत कुछ सीखा है। शौहर ने बीवी से कहा, "ये भिंडी अच्छी नहीं बनी हुई।" तो बीवी ने कहा, "आपको ही नखरे सूझ रहे हैं। अभी फ़ेसबुक पे इसी भिंडी को 500 यम्मी और 100 लाइक मिल चुके हैं।" मतलब फ़ेसबुक पे वो लोग भी सालगिरह मना रहे हैं कि जिनके घर वाले कहते हैं, "तू ना ही पैदा हुआ होता तो अच्छा था।" और फ़ेसबुक पे वो लोग भी दानिश्वर बने हुए हैं कि जिनके घर वाले जब कोई ज़रूरी बात करनी हो तो कमरे नहीं बल्कि घर से ही बाहर निकाल देते हैं, "चलो बाय।" तो अगर मैं समराइज़ करूँ, पेरेंटिंग में इस वक़्त एक तो हमारा नंबर गेम सिस्टम छाया हुआ है और दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं और हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस करने के लिए आपके ख़्याल में एक पॉसिबल गुड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जी, प्लीज़ कोई बताएगा? सर गुड पेरेंटिंग। नंबरों की एक गुड पेरेंटिंग नंबरों की एक सही। हाइप तो ये हुई है। नंबरों नंबरों से की हाइप को निकलना सबसे चाहिए। पहले नंबरों की हाइप को खत्म करना चाहिए, वेल डन। मैं आपके सामने वो मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। मैं आपके सामने वो सॉल्यूशन रख रहा हूँ जिससे मैं एज़ अ पेरेंट तकरीबन 14 ईयर से ज़्यादा हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वर्किंग वेल। और मैंने जैसे अर्ज़ की थी कि बच्चे लर्न करते हैं अमल से। मैंने और मेरी फैमिली ने अपना एक 24 आवर का शेड्यूल बनाया हुआ है बैलेंस लाइफ़ का और मैं और मेरी मिसेस उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी। और तीसरे स्टेप के अंदर हम अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं कि वो भी इस बैलेंस लाइफ के स्केड्यूल को फॉलो करें और एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग हम भी बनने की कोशिश करें और हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करें। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट नसीहत है जो मेरे हज़रत ने मुझे फरमाई थी कि तरबियत में सख्ती नहीं होनी चाहिए, निगरानी सख्त होनी चाहिए। अगर मैं इस सॉल्यूशन को थोड़ा-सा डिटेल के अंदर आपसे डिस्कस करूँ कि ये जो 24 आवर का शेड्यूल है बैलेंस लाइफ का, इसके मेन इंग्रीडिएंट्स क्या हैं और मैं किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। इससे पहले एक सवाल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने किसी भी टास्क को लर्न करते हुए उसमें एक्सीलेंस अचीव करनी है, तो व्हिच इज़ द बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी? जी, कोई बताएगा? जी, प्लीज़। ये बड़ा ऑनेस्टी। इंपॉर्टेंट सवाल है। फ़ोकस, जी। कंसिस्टेंसी। Do it yourself with respect, truth and honesty. जब किसी चीज़ को आप अपने हाथ से गुज़ारते हैं, तभी उसकी हकीकत हासिल होती है। ये पार्टीशन से पहले की बात है, एक बहुत बड़े नवाब साहब एक बुज़ुर्ग के पास हाज़िर हुए और अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से पूछा कि मालो-दौलत की और चीज़ों की कमी नहीं है, क्या फिर भी हमें तरबियत के लिए अपने बच्चों को मुशक्कत से गुज़ारना चाहिए? तो उन बुज़ुर्ग ने फरमाया, "ज़रूर गुज़ारना चाहिए।" नवाब साहब ने कहा, "क्यों?" तो बुज़ुर्ग ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बादशाह था, उसका एक ही बेटा था। उसने उसकी तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। कुछ दिनों बाद बादशाह चेक करने गया कि शहज़ादे की तरबियत कैसी हो रही है। जब वो वहाँ मदरसे में पहुँचा तो उस्ताद और शागिर्द नहीं थे, तो बताया गया कि वो इस तरफ गए हैं घोड़े के ऊपर सवार होकर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और सख्त धूप थी। बादशाह ने घोड़ा उधर दौड़ाया तो उसने दूर से देखा कि शहज़ादा पैदल चल रहा है, घोड़े की लगाम उसने पकड़ी हुई है और सख्त गर्मी की वजह से उसे पसीने में शराबूर है और उस्ताद खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। तो बादशाह के अंदर बाप की मोहब्बत जागी, वो उस्ताद के पास गया। सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि शाही अस्तबल में बहुत घोड़े मौजूद हैं, आप शहज़ादे के लिए भी एक घोड़ा मँगा लेते, वो इतनी गर्मी में पैदल चल रहा है और मुशक्कत उठा रहा है। उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत मुझे पता है कि घोड़ों की कमी नहीं है शहज़ादे को, लेकिन कल इस शहज़ादे ने बादशाह बनना है। जब ये अपनी आरामदेह शाही सवारी में निकलेगा, तो कितने लोग पैदल चल रहे होंगे और उन्हें भी ऐसे ही गर्मी और मुशक्कत महसूस हो रही होगी। आज ही इस मुशक्कत से गुज़रा है, तो इसे हमेशा याद रहेगा कि ये मुशक्कत क्या होती है और ये एक रहमदिल और अच्छा बादशाह बनेगा। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया कि आप इसकी सही तरबियत कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, जब भी बच्चे किसी काम को करना शुरू करेंगे तो पहले नुकसान करेंगे, आप उस पर सब्र करें। हम नुकसान से बहुत डरते हैं, नुकसान हो लेने दें। तो ये जो थोड़ा-सा नुकसान है, ये आगे बहुत बड़े बड़े नुकसान से आपको बचा लेगा। याद रखें, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल धक्के और धोखे खाने से आती है।
एक आदमी सुबह 11 बादाम खाए और शाम को 11 बादाम खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे अकल नहीं आएगी, लेकिन बादाम ज़रूर ख़त्म हो जाएँगे। इसी से कनेक्टेड मेरा अगला सवाल है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डू इट योरसेल्फ में बहुत सारे टास्क हैं। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि ताजमहल बड़े खूबसूरत पत्थरों से बना है। आपके ख़्याल में उसमें सबसे कीमती पत्थर कौन-सा है ताजमहल में? कोई बताएगा जी? प्लीज़। जी, Foundation. शाबाश! द फाउंडेशन स्टोन। जो पत्थर उसकी बुनियादों में है, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सबसे कीमती है, उसी ने इमारत को उठाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स बने, तो हमें अपने फंडामेंटल्स को मज़बूत करना पड़ेगा। और मेरे हज़रत फरमाते हैं कि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते और फंडामेंटल्स पे किसी को इख्तिलाफ नहीं होता और फंडामेंटल जितने मज़बूत होंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। अगर आपने एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, तो योर फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपने एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो योर फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये जो अगली स्लाइड्स हैं, इनमें मैं फंडामेंटल्स के ऊपर ही बात करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि हम बच्चे से ये सवाल पूछते हैं कि मंडे को आपके किसका नंबर फाइनल है? कितने हैं? लेकिन यहाँ पे हम मैम अपने ने बोल क्वेश्चंस को दिया है चेंज इस करें। मंडे। ये काइंडली अगर माइक ऑफ कर दें जिनका बस ऑन ये है। फाइल है लिख तक की। काइंडली ये जी माइक हाँ, ऑफ फाइल करवा है दें। अभी तक चल की। ठीक है यार दे देंगे। फिजिकल हेल्थ। सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में जो फिजिकल हेल्थ है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं? जी, कोई बताएगा? प्लीज़। एनी गेस? गुड Sir, स्लीप, sleep. गुड स्लीप। गुड गुड स्लीप। गुड स्लीप काफ़ी नहीं है, तो उसके जो टाइम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। गो टू बेड एट 9। रिसर्च कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को 12-1-2 बजे सो रहे हैं और सुबह 8 बजे आपका लेक्चर है, तो आप कितने ही समझदार हों, कितना ही अच्छा लेक्चर डिलीवर हो रहा हो, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और अगर आप टीचर हैं, तब भी आप अपना काम प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर सकते। तो गुड स्लीप के साथ-साथ जो स्लीप की टाइमिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपका मील है। 3 हेल्थी मील्स। हमारे एक उस्ताद हैं, उनसे पूछा गया जंक फूड क्या होती है? तो उन्होंने कहा जो खाना आपकी वालिदा ने आपके लिए नहीं बनाया, वो आपके लिए जंक फूड है। इसमें आप बहन को, खाला, फूफो को ऐड कर लें। हम बहुत सारा पैसा जंक फूड पे ज़ाया करते हैं। अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा प्लान करें, उसमें दूध, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, ऑलिव ऑयल, खजूर, शहद, इन चीज़ों को लाएँ, जो हमें दिमागी तौर पे भी मज़बूत करें और जिस्मानी तौर पे भी मज़बूत करें। तो 3 टाइम प्रॉपरली खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप इतने बड़े हो गए, लेकिन फंडामेंटल्स विल नेवर चेंज। अगर आप पूरी दुनिया के वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएँ, तब भी आपको 3 टाइम खाना पड़ेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 30 टू 60 मिनट्स प्लेग्राउंड में गुज़ारना। जब आप पढ़ते हैं, तो आप दिमागी काम करते हैं और ब्लड का फ्लो पाँव से सर की तरफ जाता है। लेकिन मसला ये है कि हम मोबाइल फ़ोन और इन डिवाइसेज़ पे बैठ जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये एंटरटेनमेंट के टूल नहीं हैं, ये काम की करने के लिए टूल हैं। होता क्या है कि जब आप इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, तो अगेन ब्लड का फ्लो पाँव से सर की तरफ जाता है। इसलिए बच्चों में आँखों के दर्द और सर के दर्द के मसाइल बढ़ रहे हैं। आप प्लेग्राउंड में जाएँ, भागें-दौड़ें, वॉक करें, तो ब्लड का फ्लो सर से पाँव की तरफ आएगा। और जो आखिरी है, वो है कंफर्टेबल कपड़े और जूते पहने। मैंने यहाँ एक्सपेंसिव का वर्ड यूज़ नहीं किया, कंफर्टेबल का वर्ड यूज़ किया है। हार्वर्ड की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल जूते पहनते हैं, वो खुश रहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जो फिज़िकल हेल्थ है वो बेहतर होगी। अब हम अपने बच्चे से ये तो पूछते हैं तुम्हारे नंबर कितने हैं? लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे ये पूछें कि बेटा आप 9 बजे सो गए थे, आपकी नींद पूरी है, आपने आज 3 हेल्थी मील्स लिए, आपने आज रनिंग एक्सरसाइज़ की, पार्क में प्लेग्राउंड में गए और आप बेटा कंफर्टेबल कपड़े और जूते पहन रहे हैं, तो बच्चे का फ़ोकस चेंज होगा और 22 साल तक जब बार-बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो उम्मीद है कि वो फिज़िकल हेल्थ के फंडामेंटल्स में एक्सीलेंस हासिल करेगा। हमारे बड़े कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। कोई बताएगा कि सर बट इसमें देयर इज अ फंडामेंटल टास्क क्या हैं जी? प्रॉब्लम। अब जो ये कंफर्टेबल क्लोथ की आपने बात की है, जहाँ भी जाते हैं आप लाइफ में, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे कंफर्टेबल क्लोथ लाइक अलाउ नहीं होते। इवन इन यूनिवर्सिटी यू विल ओनली अलाउ टू लाइक गो इन ट्राउजर, नॉट अलाउड इन गो इन ट्राउजर्स बट इन पैंट्स एंड लाइक शर्ट्स, थोड़ा सा लाइक फॉर्मल, नॉट अलाउड टू गो इन ट्राउजर्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स। इवन इन लाइक एन ऑफिस और समथिंग, वहाँ पे अलाउड नहीं होता। सो ये पॉइंट जरा फिर गलत नहीं हो गया? मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लूँगा,
देखें, ड्रेसअप कैसे होना होता है, यू नीड टू लर्न इट। कोई भी चीज बगैर सीखे नहीं आती। मैं इतने सालों से फॉर्मल ड्रेसिंग भी कर रहा हूँ और कंफर्टेबल ड्रेसिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी चीज का ना पता होना उसके ना होने की दलील नहीं होती। हमारा जो एक मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि हम किसी भी काम को बगैर सीखे करना शुरू कर देते हैं एंड वी आर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चलाना शुरू कर दें और बगैर सीखे कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, तो इट विल बी अ पेन। लेकिन अगर आप गाड़ी को सीख कर चलाएं और उसके बाद आप देखें कि इट विल बी अ वंडरफुल राइड, आप उसे एंजॉय करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने कितने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं कि कंफर्टेबल ड्रेसिंग किसे कहते हैं और कंफर्टेबल ड्रेसिंग घर में कैसी होती है, ऑफिस के अंदर कैसी होती है, किसी शादी के फंक्शन में कैसी होती है। तो मुझे यकीन है हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी। हमारे हैपहैज़र्ड रैंडम कोई एक्सपीरियंसेस हैं, हम उस लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरे। दैट इज़ व्हाई ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये सेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज़ इन्वॉल्व्ड और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके जनरलाइज़्ड सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और मैं आपको ये, आप मुझसे मिल लें, तो अभी भी मैं अब जो फॉर्मल ड्रेसिंग में बैठा हुआ हूँ और बहुत कंफर्टेबल ड्रेसिंग के अंदर बैठा हुआ हूँ। So we can have a session on this. Hope this clarifies. और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे एंड पे पूछेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो मेरा फ्लो चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पर था कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो आप काइंडली बताएंगे कि मेंटल हेल्थ के फंडामेंटल टास्क क्या हैं जी? जी प्लीज, कोई बताएगा जी? सबसे पहला जो टास्क है दैट इज लिव इन टुडे। आप सुबह उठें और अपनी फैमिली के साथ ये प्लान करें कि आज का दिन हमने खुश होकर कैसे गुजारना है। जिंदगी एक ही दिन है, जो गुजर गया वो आएगा नहीं और जो आने वाला दिन है उसका पता नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रेसेस हैं हमारी, वो सारी फ्यूचर से रिलेटेड है। हमारे बड़े फरमाते हैं जो कल के लिए जिंदा है वो परेशान है और जो आज ही के लिए जिया जिंदगी ने उसका इस्तकबाल किया। इस मोमेंट में ये जो हाल है ये यूनिक टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 12 बज रहे हैं, 3 जनवरी 2024 है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हम इसे एंजॉय करके भी गुजार सकते हैं, रो के भी गुजार सकते हैं। तो मैं रोज कोशिश करता हूँ कि सुबह उठूं और ये प्लान करूं कि मैं आज के दिन को खुश होके कैसे गुजार सकता हूँ, पुरसुकून तरीके से कैसे गुजार सकता हूँ। सो लिव इन टुडे। दूसरी जो चीज है कि डेवलप अ कल्चर ऑफ स्माइल एंड एप्रिसिएशन। रोजाना कोशिश करें एक नया लतीफा याद करें, घर में सुनाएं, कोई हंसने हंसाने वाली बात करें और लोगों की हौसला अफजाई करें। इस कल्चर को डेवलप करें। शौहर ने बीवी से पूछा कि आपने क्या देखकर मुझसे शादी का फैसला किया? तो उसने शर्माते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मैंने अपने घर की छत से 7-8 मर्तबा आपको बर्तन और कपड़े धोते देखा था, तो मैंने कहा मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी। इसी तरह मियाँ बीवी बैठे थे तो बीवी ने पूछा कि आपने क्या सोचकर मुझसे शादी का फैसला किया? तो शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई खास बात नहीं है, मुझे बचपन से ही बड़े-बड़े पंगे लेने का शौक था। तो लतीफ़े सुना करें, सुनाया करें, खुश रहा करें। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी ऑन एवरी टास्क। आप अपना पूरा ज़ोर लगाएँ जो भी काम करते हैं, लेकिन कभी भी रिज़ल्ट्स के बारे में बॉदर ना करें। नतीजा हमेशा अल्लाह पे छोड़ दें। 2 चीज़ों में से एक होगी, या आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स आएँगे या आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। अगर आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट आएँगे, तो इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस, और अगर आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं आएँगे, तो फिर क्या होगा? कोई बताएगा जी? अगर आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं आएँगे तो? तो हमें मज़ीद तो आप मेहनत learn करनी करेंगे। चाहिए। इसको समझना है। अगर आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं आएँगे, तो इट विल डबल योर एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन से पूछा गया, आप इतने बड़े बिज़नेसमैन कैसे बने? कहता विद गुड डिसीजन। कहते गुड डिसीजन कैसे आए? कहते विद एक्सपीरियंस। और कहता एक्सपीरियंस कैसे आया? विद बैड डिसीजंस। तो अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं आ रहे तो इट विल डबल योर एक्सपीरियंस। सो नथिंग टू लूज, जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट। मंजिल पे वो पहुंचते हैं जो हर हाल में चलते रहते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों से ये पूछें कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है और आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और ये मैंने कुछ फंडामेंटल टास्क लिखे हैं, अगर हम इनके ऊपर फोकस करें, तो जैसे बच्चा रोजाना 3 टाइम खाना खाता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, वो इन टास्क में भी एक्सीलेंस हासिल करना शुरू करेंगे। अल्लाह ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया है, एक जिस्म से और एक रूह से। ये जो पहली 2 हेल्थ हैं, ये जिस्म से रिलेटेड हैं, और जो तीसरी हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ, वो आपकी रूह से रिलेटेड है, और दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप में से कोई बताएगा कि गुड पेरेंटिंग के लिए जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी प्लीज, कोई बताएगा जी? नमाज पर। नमाज पर। अपनी औलाद को नेक बनाने की कोशिश करें और दुआ करें। एक बुजुर्ग के पास एक साहब अपने बेटे को लेकर आए और कहने लगे कि इसके लिए दुआ करें, ये आलिम बने, हाफिज बने। उन बुजुर्ग ने दुआ दी कि या अल्लाह इसको नेक बना। वो चले गए। उनके साथी ने पूछा कि हजरत इन्होंने तो दुआ के लिए कहा था कि आलिम बने, हाफिज बने। तो उन्होंने फरमाया कि कुरान में जो अल्लाह ने हमें औलाद के लिए दुआ सिखाई है वो है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक बच्चा नेक है, अब चाहे वो साइकोलॉजिस्ट बने, चाहे कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे आलिम बने, वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, अपने लिए भी होगा और अपनी फैमिली के लिए भी होगा। हम इस फोकस को भूल जाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग में कि क्या हमारा बच्चा नेक बन रहा है कि नहीं। सो द फाउंडेशन इज नेक बनना। उसके अलावा मैं नेक्स्ट डिस्कस करना चाहूंगा द फंडामेंटल टास्क। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें मैंने इसे 2 में ब्रेक किया है कि 3 काम करने के हैं और 3 कामों से खास तौर पे आपने बचना है। तो कोई बताएगा डूज क्या हो सकते हैं जी? जी, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए डूज में जो 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे पहले नेक लोगों की सोहबत है। नेक अमल की ताकत नेक लोगों के अमल से मिलती है। सेब वालों से सेब मिलता है, डिग्री वालों से डिग्री, ओहदे वालों से ओहदा, कंप्यूटर साइंस वालों से कंप्यूटर साइंस। और दीन पे अमल करने की ताकत उन लोगों से मिलती है जो अमल कर रहे हैं। तो नेक लोग, उसमें सबसे पहले अपना यकीन ठीक करें कि अल्लाह है और उसी के हाथ में सब कुछ है। इज्जत, जिल्लत, सेहत, बीमारी, खुशी, गमी सब अल्लाह के हाथ में है। दूसरा यकीन कि अल्लाह ज़िंदगी बनाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलूँगा, दुनिया और आखिरत में कामयाब होऊँगा। और तीसरा, आखिरत का यकीन मज़बूत करें कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इत्मीनान की जगह नहीं है। हम जो कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है और जो भी अच्छा या बुरा है इसका रिवॉर्ड हमें क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये तीनों फाउंडेशन यकीन जितने मज़बूत होंगे, बच्चा उतना ही नेक बनेगा। उसके साथ-साथ दीन की बेसिक्स को सीखें, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये पूछ लो कि क्या ये सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग का सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है बनाना। सो डू लर्न दिस। और तीसरा, अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है। एक मछली है, उसको किसी ने आज डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत है। एक मछली को एक आदमी ने पानी से निकाला, एक सोने की प्लेट ली और हीरे लिए और उसमें रख दिया। वो मछली तड़पने लगी। उसने कहा, बेवकूफ़, तुम दुनिया के सबसे कीमती हीरो में हो, सोने की प्लेट में हो। तो मछली ने कहा कि अल्लाह ने मेरे सुकून की जगह पानी को बनाया, तो मुझे पानी में। कोई पैसे में सुकून ढूँढ रहा है, कोई ओहदे में, कोई डिग्री में, कोई और चीज़ों में। अल्लाह ने सुकून अपनी याद में रखा है। हदीस का मफ़हूम है, जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह की 10 रहमतें पड़ेंगी। मेरे हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की एक रहमत सारी कायनात की बख्शिश के लिए काफ़ी है। सारी दुनिया के डिप्रेशन, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अगर आप 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह की 10,000 रहमतें पड़ेंगी। तो आप पे कितना फ़ज़ल होगा। तो 5 वक़्त की नमाज़ एहतमाम से पढ़ें, रमज़ान के रोज़े हों वो रखें, ज़कात ज़िम्मे हो वो दें और हज ज़िम्मे हो तो वो करें। जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र रोज़ाना करें। 3 कामों से ख़ास तौर पे बचें, बाकी भी गुनाहों से बचें। गैर इखलाकी कामों से बचें। अनफॉर्चुनेटली गूगल की एक रिसर्च के मुताबिक गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस को सर्च करने में पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। इससे हम नहीं बचेंगे तो हम अपनी स्टडीज पे भी फोकस नहीं कर सकेंगे और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी नहीं बन सकेंगे। दूसरा, हराम रोजी से बचें। आजकल अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रोजी में बरकत नहीं है। एक स्टूडेंट से मैंने कहा, नकल ना किया करो। कहता सब कर रहे हैं। मैंने कहा ये इनकम्प्लीट है। सब अगर नकल कर रहे हैं तो सब नाकाम भी हो रहे हैं। तो अपनी डिग्री को हलाल करें, अपनी जॉब को हलाल करें, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आपको दुनिया आखिरत का सुकून और कामयाबी देगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, माँ-बाप और उस्ताद की नाफरमानी से बचें। मेरे हज़रत फरमाते हैं इस वक़्त बहुत से लोग अल्लाह से महरूम हैं, माँ-बाप और उस्ताद की नाफरमानी की वजह से। माँ-बाप और उस्ताद ये वो मज़मून है जिसमें 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो मैंने 3 हेल्थ्स का ज़िक्र किया, एक फिज़िकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ और एक स्पिरिचुअल हेल्थ। और आदमी 2 ही चीज़ों से मिलके बना है, जिस्म और रूह। लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। अब आती है सोशल हेल्थ। जो बच्चा फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्थी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि उसकी सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और वो अच्छे रिलेशनशिप्स बना भी सकेगा और अच्छे रिलेशनशिप्स निभा भी सकेगा। आप में से कोई बताएगा कि सोशल हेल्थ के फंडामेंटल टास्क क्या हैं? जी, काइंडली कोई बताएगा? दूसरों की हेल्प करना। शाबाश, दूसरों की हेल्प करना। सबसे पहला जो टास्क है जो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को मयारी वक्त दें, क्वालिटी का टाइम दें। मिस्टर कॉलिन कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी 10 साल की है। मैं पीटीएम पे गया तो टीचर ने कहा आपकी बच्ची बहुत अच्छी है और बहुत फर्माबरदार है, शी इज़ लाइक एन एंजल। कहते मैं बड़ा खुश हुआ। चंद दिन बाद मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा मेरी वही बेटी अपने छोटे भाई को किक मार रही है। उसके बाद उसने अपनी मम्मा पे शाउट किया और वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। वो कहते हैं कि मैं शॉक में चला गया कि टीचर तो कह रही थी शी इज़ लाइक एन एंजल और अब इसका बिहेवियर 180 पे डिफरेंट है। कहते हैं मैं बेटी के पीछे गया, मैंने उसका दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा खोल के पूछा कि बेटा आपके साथ क्या मसला है? तो बच्ची ने की आँखों में आँसू आ गए और उसने अपने फादर से कहा, डैड व्हाई डू यू लव योर स्मार्टफ़ोन मोर देन यू लव मी? आप अपने स्मार्टफ़ोन से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं? मिस्टर कॉलिन कहते हैं ये जुमला मेरी आँखें खोलने के लिए काफ़ी था। मैंने उस दिन फैसला किया कि मेरे बच्चे मुझे कभी भी घर में स्मार्टफ़ोन के साथ नहीं देखेंगे। वो कहते हैं मैं अपना स्मार्टफ़ोन सारी डिवाइसेज़ ऑफ़िस में रख के आता हूँ और जब उन्हें यूज़ करना हो तो ऑफ़िस में ही करता हूँ। मेरे घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और एक बेसिक फ़ोन है। अब मैं घर आता हूँ तो मैं अपनी बेटी को गोद में बिठाता हूँ और उससे पूछता हूँ बेटा आपका दिन कैसा गुज़रा? और जब मेरी बेटी बोलती है तो मैं पलक झपकाए बगैर उसको देखता रहता हूँ। चंद ही दिनों में मेरी बेटी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई बिकॉज़ शी फेल्ट लव्ड एंड कनेक्टेड। जब हम अपने बच्चों के सामने स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और उनकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते, तो उन्हें ये लगता है कि स्मार्टफ़ोन ज़्यादा अहम है और बच्चे अहम नहीं हैं और माज़रत के साथ ये इस वक़्त का अलमिया है। तो अपने बच्चों को वक़्त दें। हमारे बड़े फ़रमाते हैं कि जो चीज़ गोद की गर्माहट बच्चे को देती है, वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं देती। दूसरी सोशल हेल्थ में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज़ रहें। इंसानी अज़ा में सबसे ज़्यादा हाथ और ज़ुबान इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके से हाथ और ज़ुबान से लोगों को राहत पहुँच रही है, तो इंशाअल्लाह बाकी अज़ा से भी राहत ही पहुँचेगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, व्हाई डू पीपल लाइक यू? कोई बताएगा जी लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे अगर एक लाइन में हम समराइज़ करें? इखलाक की जिसका वजह से। अखलाक अच्छा हो। जी, दे एन्जॉय योर कंपनी। वो आपकी सोहबत में, आपकी महफ़िल में खुश रहते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं, इसलिए वो बार-बार आपके पास लौट कर आते हैं। और ये जो आपके हाथ और ज़ुबान का सही इस्तेमाल है, इट प्लेज़ अ की रोल इन इट। तीसरी चीज़ है कि इंसानों को मोहब्बत और इज़्ज़त दें। ओहदों को सलाम ना करें, डिग्रियों को सलाम ना करें, हर इंसान को सलाम करें। मेरे हज़रत फरमाते हैं इंसान की कदर करो, इंसानियत की कदर करो। सबको बराबर अहमियत दो कि सब अल्लाह के बंदे हैं। एक डॉक्टर से पूछा गया दुनिया की बेस्ट मेडिसिन क्या है? उसने कहा मोहब्बत और इज़्ज़त। तो उसने कहा डोज़ काम ना करे, तो उसने कहा डोज़ को बढ़ा दो। और जो 4th पॉइंट है अपने बच्चों को दिल दें, सखावत सिखाएँ, मुट्ठी खोलें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि रिज़्क़ को अल्लाह ने सखावत में छुपा कर रखा है, लोग उसे मेहनत में ढूँढते हैं। मेरा मानना है कि अल्लाह 1 का 10 देते हैं, ये सिर्फ़ पैसे में नहीं है। ₹1 आप दें, खर्च करें, किसी पे सदका करें तो अल्लाह मिनिमम 10 देगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ये खुशी में भी है, ये सुकून में भी है, ये इल्म में भी है, ये हर चीज़ में है। हमारे बड़े फरमाते हैं जुमला बड़ा अहम है, सुकून हासिल करने से सुकून नहीं मिलता, सुकून देने से सुकून मिलता है। ये रिटर्न होके आएगा। खुशी देने से खुशी मिलती है, खुशी हासिल करने से खुशी नहीं मिलती। और अगर मैं सोशल हेल्थ को समराइज़ करूँ, तो हार्वर्ड की रिसर्च जो 70 साल से ज़्यादा हो गई है, जारी है। उन्होंने अपने टॉप 10 ग्रेजुएट्स लिए और उनकी लाइफ़ को फ़ॉलो किया। उनमें से कुछ अमेरिकी सदर बने, कुछ नोबेल प्राइज़ लिया, कुछ बड़े बिज़नेसमैन बने, कुछ कातिल बने, कुछ ने खुदकुशी भी की। उन्होंने ये ढूँढने की कोशिश की कि इन सब लोगों में खुश कौन रहे? तो फाइंडिंग ये थी कि खुश वो लोग रहे जिन्होंने रिश्ते निभाए। सो अगर बच्चे को हम रोज़ पूछ रहे हैं कि फिज़िकल हेल्थ कितनी अच्छी है, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी अच्छी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल हेल्थ व्हिच इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना वो बच्चा उसमें भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। और अगर किसी बच्चे की ये 4 हेल्थ अच्छी हैं, तो अब आती है उसकी जो 5वां काम है, वो उसका काम है। वो उसकी ड्यूटी है, चाहे वो स्टडीज़ कर रहा है, चाहे वो बड़ा होके जॉब कर रहा है, उसमें वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। और इसके भी फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। आपने से कोई बताएगा कि जो वर्क है इसका फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल टास्क क्या है अगर आप उसमें एक्सीलेंस हासिल करना चाहें तो? जी, इसमें जो सबसे Focus. पहली चीज, यस, फोकस इज द की। डू नॉट वर्क मोर देन 8 आवर्स। अनफॉर्चुनेटली हम 1-1 घंटा चाय पीते हैं, 2-2 घंटे खाने में लगाते हैं। ऑफिस का काम 8 घंटे में कंप्लीट नहीं होता, उसे उड़ा के घर ले जाते हैं। जो घर वालों की रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूरी कर पाते। एट द एंड ऑफ द डे इट क्रिएट्स अ टोटल मेस। सो 8 घंटे काम करें, फोकस होके करें, आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ेगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप 8 घंटे जान मार के 5 दिन काम करें ना, तो वीकेंड पे आपसे काम नहीं होता। जो अगला फिनोमेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजों पे कंप्रोमाइज ना करें, रिस्पेक्ट, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। आपके काम में ये जो ट्रुथ और ऑनेस्टी है ये बहुत की रोल प्ले करता है बच्चों की तरबियत में। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त कर रहे हैं, एक घर से दूध बेचने वाली, एक मामूली हैसियत के लोग होते हैं, एक गवालन अपनी बेटी से कह रही है दूध में पानी मिला दो। ये ट्रुथ और ऑनेस्टी को वायलेट करना है। तो बेटी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया दूध में पानी ना मिलाओ। तो उसने कहा कि कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? तो बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। उसने डिसऑनेस्टी नहीं की। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस घर को नोट किया, वापस आए, अपने बेटों को बुलाया और कहा मैंने एक रिश्ता देखा है, मुझे निकाह की हाजत नहीं है, होती तो मैं कर लेता, आप में से कोई करना चाहे। तो हज़रत आसिम बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। बादशाह वक़्त उस गवालन के घर खुद चलकर गए, उस लड़की का रिश्ता माँगा और अपने बेटे से शादी कर दी। इस लड़की से एक लड़की पैदा हुई, उसकी अब्दुल अजीज से शादी हुई और इससे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत दी। तो हिस्ट्री में लिखा गया है कि ये नानी का ट्रुथ और ऑनेस्टी था कि उसने अपने काम में ट्रुथ और ऑनेस्टी को वायलेट नहीं किया और वो नवासे में जाहिर हुआ और अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी। हम अपने काम के अंदर ट्रुथ और ऑनेस्टी को वायलेट ना करें। एज ए पेरेंट हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लें तो वी कैन डू वंडर्स, वी कैन डू मिरेकल्स और इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। अगर मैं इन चारों पांचों इंग्रेडिएंट्स को समराइज करूं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड देन द वर्क दैट आई एम डूइंग, ये मेरा एक टेंटेटिव सा 24 आवर का स्केड्यूल है। मैं कोशिश करके 9 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 से 6 जिक्र तिलावत नमाज है, उसके बाद नाश्ता, ऑफिस के लिए रेडी होना। 8 to 4 ये मेरा ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं, बीच में लंच और नमाज की ब्रेक है। असर आजकल 4 बजे है, असर की नमाज के बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंड टाइम विद देम और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा रोज़ाना ज़रूर दूँ। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद मेरा फैमिली टाइम है, डिनर है और उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ टाइम मिलता है तो वॉक करता हूँ या गपशप लगा लेता हूँ, टेलीफ़ोनिकली भी खैरियत पूछ लेता हूँ और इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद ज़िक्र है मेरा एंड देन आई गेट रेडी फॉर स्लीप। ये एक टेंटेटिव है। मैं यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इसे 100 आउट ऑफ 100 फॉलो नहीं कर पाता। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सके। लेकिन अगर आप 100 का टारगेट सेट करते हैं तो आपके 80-90 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप एक्सीलेंस अचीव कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद मी और इस एक्सीलेंस ने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। तो अगर मैं आज के सेमिनार को समराइज़ करूँ तो बेसिकली एज ए पेरेंट मैं बात करूंगा, वी शुड ट्राई टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर आवर किड्स और हम एक बैलेंस्ड और कैरेक्टरफुल ह्यूमन बीइंग बनकर दिखाएं और अपने बच्चों के लिए दुआ करें। दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पूरी कोशिश मेहनत के बाद अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और मैं अपने बच्चों के लिए 2 क्वालिटीज़ की दुआ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक, वो अपने शोबे में दुनिया में बेहतरीन बने, दुनिया इन्हें माने कि ये बेहतरीन मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, बेहतरीन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं। और दूसरा ये कि इनका अल्लाह से ताल्लुक भी मजबूत हो। मैं इस दुआ के साथ सेमिनार को एंड करता हूँ जो मैं करता हूँ कि बहरिया यूनिवर्सिटी का जो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन हो तो उसमें ये अनाउंसमेंट भी हो कि ये जो बच्ची है शी इज़ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये अल्लाह की वलिया भी है। ये जो लड़का है ही इज़ द बेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये अल्लाह का वली भी है। ये दोनों क्वालिटीज़ हमारे बच्चों के अंदर अगर अल्लाह अपने फजल से पैदा कर दें तो ये दुनिया पे छा सकता है। आपकी मोहब्बत, तवज्जो और इनायत का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू आस्क। अगर मुझे जवाब आ गया तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा और अगर नहीं आया तो मैं अपने हज़रत साहब से पूछ के आपको ज़रूर बताऊँगा। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आप यहाँ मेरी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट ilmirfan.ai है और adilnawab@coilahore.edu.pk ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी।